चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां लोकसभा की कार्रवाई जारी है। को सामने रखते हुए स्पोर्ट्स और एजुकेशन को हम कैसे एक साथ ला सकते हैं और उसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए पूरा प्रयास इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। और उसके साथ ही स्टेट एक्शन प्लान फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेट के साथ मिलके 60-40 का रेशो हम कैसे दे पाएंगे कि राज्य सरकार के साथ मिलके हम ग्रामीण क्षेत्र के सभी ग्राउंड के लिए व्यवस्था कर पाएंगे। और उसी तरह टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी हम ग्राउंड लेवल से करने की शुरुआत इस योजना के तहत होगा। श्री आनंद भदौरिया। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सभी लोकसभा क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण प्रतिभाओं को आज बहुत समस्या उत्पन्न होती है, उनके लिए स्टेडियम नहीं है, क्या सरकार देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक एक स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी बताया कि खेलो इंडिया मिशन के तहत सभी राज्य सरकार के साथ बात करके ये आगे आने वाले फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा कि 60-40 के रेशो के तहत हम कैसे काम कर सकते हैं। और सबसे अहम भूमिका जो है कि हम सभी ग्राम पंचायत के साथ मिलके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से हम गांव में एक स्टेडियम बनाए और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की भी कोशिश ये खेलो इंडिया मिशन के तहत हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से लगभग ग्रामीण क्षेत्र से हम आने वाले दिनों में लगभग 4 लाख एथलीट्स को हमें ट्रेन करना है और स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट से ये स्टेट लेवल तक जाएगा, स्टेट से फिर ये सेंट्रल लेवल तक कैसे आ पाएंगे कि जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और हमारे जो ग्रास रूट टैलेंट है उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 502 श्री मनोज कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 502 माननीय मंत्री महोदय। Sir, answer is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल जो था मैं बैंक को लेकर के पूछा था और उसमें मेरा सवाल ये था कि क्या सरकार कस्टमर डाटा एक्सेस अलर्ट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है जिसमें हर डाटा एक्सेस पर SMS ईमेल अलर्ट मिले? नहीं तो क्या महोदय, बैंक में बहुत फ्रॉड हो रहा है। जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक रितेश कुमार हैं, शिवसागर प्रखंड है और गांव मजुई है, वहाँ के रहने वाले हैं, रहते हैं गुरुग्राम में। आप और जनरल बात करो महोदय, मेरा सवाल है क्या सरकार कस्टमर डाटा एक्सेस अलर्ट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है? अगर कर रही है तो इसका क्या प्रावधान है ये बताने का कृपा करें। माननीय मंत्री। Sir, as it is, there are several frameworks which banks will have to follow when it comes to the question of customers' data. The data privacy under KYC framework, where the RBI has issued master directions and the instructions on customers' secrecy of information and sharing of information. So banks are required to maintain secrecy regarding the customer information that arises out of contractual relationships or that is between the bank and the customer. There is also an obligation of fidelity and secrecy. Each bank has to comply with it. There are at least mainly 5 different acts under which regulated entities such as the banks and data gathering aggregators will have to comply. State Bank of India Act, Banking Companies Act, Regional Rural Banks Act, Credit Information and Companies Act, and Public Financial Institutions Act. And lastly, sir, the digital lending guidelines which the RBI has issued on guidelines for digital lending are also those where data is collected on need base and data is shared where required with authority. So as it is, there is a large framework for governing data security. On the specific question of will you share information as and when, they are guided by these rules. So I'm able to say that the data security is as it is under these framework taken care of. Honorable member.
महोदय उसके बावजूद भी ये अगर एक डाटा मैं बताना चाहूँगा, उसके बावजूद भी देश में बड़े लेवल में फ्रॉड हुए हैं जिसका संख्या 21 करोड़ 515 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष ये जो डाटा है 25-26 का है। महोदय मैं कहना चाहता हूं, हमारे संसदीय क्षेत्र में एक रितेश कुमार हैं, शिवसागर थाना के, उनका 30 लाख, यही दिल्ली में काम करते थे गुरुग्राम में, 30 लाख रुपया उनका साइबर क्राइम के द्वारा फ्रॉड कर लिया गया। बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनको थाना भी न्याय नहीं दिया और कोई भी उनका नहीं सुन रहा है। तो महोदय ऐसे हजारों लोग हैं भारत देश में जो फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, इस पर रोकथाम लगना चाहिए। मैं जो सवाल पूछा था उसका स्पष्ट आंसर माननीय मिनिस्टर महोदया के माध्यम से मुझे नहीं मिला। सर स्पष्ट आंसर ये है कि 4-5 कानून के तहत सीक्रेसी मेंटेन करना और किसी के साथ शेयर नहीं करना इसका फ्रेमवर्क है, यही है स्पष्ट आंसर। और इसके तहत जो भी पकड़ा जाते हैं जहां फ्रॉड या कुछ डेटा शेयरिंग हुआ है उसके ऊपर एक्शन का भी रिकॉर्ड है बैंक में। ठीक है, अगर इनके क्षेत्र में कोई एक शिकायत ऐसा हुआ है उसका मंत्रालय को या डीएफएस को या आरबीआई को इन्होंने अगर खबर भेजते हैं, एक्शन उसके ऊपर भी जरूर लेंगे। मगर ये नहीं कह रही हूँ कि जो है वो काफी है, ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अलर्ट हाई लेवल पर रखा गया ये डिजिटल फ्रॉड्स के ऊपर। इसीलिए मैं मेंबर को ये विषय बताना चाहती कि इतना सारा फ्रेमवर्क में इसका सुलझाने का रास्ता भी है। अनूप धोत्रे। Thank you, Speaker sir. So my question is, are banks or NBFCs allowed to obtain an individual's credit score without their authorization? So credit scores are picked up only when there is an issue of applying for a loan और उनके details application के द्वारा जो मिलता है या कुछ और NPA होने वाले हैं ऐसे. It's not randomly picked without reason. क्वेश्चन नंबर 503 सुधीर गुप्ता। अंक 503। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज देश में पर्यटन की संभावनाओं पर जो काम होना था उसमें बहुत तीव्र गति से काम हुआ है और उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। मगर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि IIM के सहयोग से जो 10,000 टूर गाइड योजना बनाई है उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में देश में सर्वाधिक सक्रिय रूप से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने के कई स्थान हैं। जैसे चतुर्भुज रॉक आर्ट है जो 10,000 से 30,000 वर्ष पुराना है और यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बुद्धिस्ट सर्किट और स्वदेश दर्शन सर्किट से जोड़ा गया है। CRPF की जन्मस्थली है। देश में सर्वाधिक गिद्ध और सर्वाधिक प्रजातियों के गिद्ध संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। चीतों की उपस्थिति गांधी सागर सेंचुरी में है। क्या आपने संसदीय तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर को आप स्थान देंगे क्या? बताओ मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में पर्यटन की जो विकास हुआ है और जो संभावनाएं हैं उसको लेकर के संतोष व्यक्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में 10,000 से ज़्यादा गाइड्स को अपस्किल करने की बात कही थी और IIM के सहयोग से हम अपने करिकुलम को अपग्रेड करके उस दिशा में आगे काम करें, इसकी जो घोषणा की गई थी अभी वो शुरुआत के दौर पर है। हमने IIM के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट का जो हमारा ग्वालियर का संस्थान है उसके साथ मिलकर के हम इसकी कार्य योजना पर विचार कर रहे हैं। अभी एक वेबिनार भी हुई थी जिस वेबिनार में इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी वरिष्ठ और विशिष्ट लोग जो हैं, विशेष योग्यता रखने वाले, अनुभव रखने वाले लोगों के साथ में हमने चर्चा की थी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया है।
मैं सिर्फ सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर 21 संस्थान और इसके अतिरिक्त राज्यों के आप तो द्वारा बताओ, चलाए जा टेनिंग रहे खोलना चाहते हो, निकलते एक सवाल पूछा, जवाब दे दो। हाँ, राज्यों ना? के द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के हमने ऑलरेडी जो है कोर्सेज को अपग्रेड किया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का कोई भी प्रस्ताव कि हम कैंपस अलग अलग जगह खोलेंगे, इसका कोई विचाराधीन नहीं। सुधीर गुप्ता जी। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने देश में फोकस किया है कि ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन चलाने का, और मेरा संसदीय क्षेत्र उसमें AISI द्वारा भी प्रिजर्व है। ऐसे कई स्थान हैं जिनके कारण हम अपने मूल को पहचान दे सकते हैं, और 30-30, 40-40 हज़ार वर्ष पुरानी ऐसी रॉक पेंटिंग है। क्या आप ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन में मेरे संसदीय क्षेत्र को जोड़ना चाहेंगे? माननीय सभापति महोदय, ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चलो इंडिया जो शुरू किया गया था, उसमें किसी स्पेसिफिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का विषय नहीं था। भारत एज ए डेस्टिनेशन जो जिसकी रुचि हो उसके रुचि के अनुरूप वो भारत को प्रमोट करे, लेकिन निश्चित रूप से माननीय सदस्य के जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश टूरिज्म के ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पर है, और उनके द्वारा प्रोवाइड सूचना पे वो इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ऑलरेडी अंकित। श्री रविंद्र चौहान। गणेश सिंह जी। महोदय, IIM के माध्यम से 10,000 टूर गाइड जो प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने चलो इंडिया, भारत की जनता देखो अपना देश जैसे कई पहल की हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान चित्रकूट की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां भगवान राम 11.5 वर्ष वनवास की जगह पर बिताया था। राम पथगमन वहीं से दक्षिण की ओर गया। उसके अध्ययन के लिए देशवासियों को जानकारी हो, ऐसा कोई दल गठित करने के बारे में विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मूल प्रश्न से ये प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है, और न ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैंडेट के अंतर्गत आता है कि हम इस तरह का अध्ययन कोई करें कि भगवान राम का वन का पथ गमन क्या था, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के तहत ऐसे विषयों पर विचार किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वो सुझाव जो विशेष जानकारी में लाया गया है, भविष्य में कभी इस तरह की किसी योजना पर काम हो सके ऐसा प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकारें भी इस तरह के प्रयास करती हैं। अनेक जो है इंडिविजुअल स्कॉलर्स ने भी इस पर काम किया है। लोगों ने पदयात्राएं भी उस मार्ग पर की है, जहां भगवान श्री राम अयोध्या से निकल करके और रामेश्वरम तक गए थे, लंका विजय करके वापस लौटे थे। मुझे लगता है इस विषय पर बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय इस पर काम करे, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं। श्रीनिवासल रेड्डी। Thank you very much, Speaker, sir. Sir, my Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, is planning to construct 50,000 rooms in 3 years of period, sir. That too. In beach, that is especially in the coastal areas, lot of resorts also. I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, whether central government is also keen to develop any beach tourism. Out of that, what all the माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर जाके बैठिए। Sir, like Machilipatnam, Kottapatnam, these are the places beach can be developed, sir. Whether our central government has got any plans, I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, to give special concessions for these areas, sir. माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश की सरकार का कि वो पर्यटन के क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान करते हुए उस दिशा में गंभीरता के साथ में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिस विषय के बारे में आपके माध्यम से पूछा है, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में 50 आइकॉनिक ग्लोबल स्टैंडर्ड डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है।
क्योंकि पर्यटन राज्य सरकारों का विषय है और राज्य सरकारों को प्राथमिक रूप से अपने यहाँ प्राथमिकता के रूप में किन प्रोजेक्ट्स को किस जगह पर करना है इसके बारे में काम किया जाता है और प्रस्ताव किया जाता है। राज्य सरकार यदि मछलीपट्टनम और उसके अतिरिक्त भी अन्य कोस्टल एरिया टूरिज्म पर जो है प्रोजेक्ट बना करके भेजेगी तो जो उस स्कीम की गाइडलाइंस है उस स्कीम की जो प्राथमिकता है और क्योंकि ये चैलेंज बेस पर हो रहा है उस बेस पर निश्चित रूप से उस पर काम। क्वेश्चन नंबर 504 श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे 504 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2014 में भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर का औसत विनिमय दर लगभग 61.2 रुपये था। आज यह दर बढ़कर लगभग 93.80 प्रति डॉलर हो गई। रुपये में लगभग 49% की गिरावट हुई है। 2014 से 26 के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग 72% की वृद्धि हुई है। मार्च 2025 तक औसतन मुद्रास्फीति 4.62% रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब रुपया गिरता है तब देश की और प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आपका प्रश्न क्या है? वही पढ़ रहा हूँ सर। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि महंगाई में कमी आई है। औसत खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष 2021 में के बाद 6.2% से घटकर वर्ष 24-25 में। मूल प्रश्न क्या ये पूछो आप तो। यही प्रश्न है सर। क्या प्रश्न मूल? 4.6% और 25-26 फरवरी में 1.9% हो गई है। जबकि 12 मार्च 2026 का इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमारे देश में ईरान इजराइल वॉर से पहले फरवरी में औसत खुदरा मुद्रास्फीति 3.21% थी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए का जो मूल्य बाजार आधारित होता है और बाजार कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे घरेलू कारण भी होते हैं और बाहरी कारण भी होते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न इंडिकेटर्स हैं, अगर उनको हम देखें तो आज हमारा मुद्रास्फीति की बात जो सदस्य ने किया है कि आज न्यूनतम स्तर 1.9 पर है और हमारा जीडीपी का ग्रोथ अगर देखें तो 7% से ज़्यादा जा रहा है। चालू खाता घाटा को भी अगर देखें तो 1% से कम आ रहा है। विनिर्माण और सर्विस सेक्टर दोनों बैलेंस चल रहे हैं। देश से घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को गति दे रही है और जहाँ तक विदेशी निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा भी अगर देखें तो 11 महीने का विदेशी सामान खरीदने के लिए कवर करता है। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां अनिश्चितता से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा है। सरकार और आरबीआई इस स्थिति पर सतर्क नजर बनाए हुए है और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैंने क्वेश्चन क्रमांक यप में आपसे पूछा था मंत्री महोदय कि रुपये के अवमूल्यन से देश की आर्थिक हानि हुई है क्या? इसमें आपने जवाब दिया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बनी हुई है, मजबूत घरेलू मांग का मुद्रास्फीति बेहतर है। 3 वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी में लगातार 7% अधिक की वृद्धि हुई है। सितंबर 2025 देश का कुल एक्सटर्नल डेप्ट लगभग 746 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि डेप्ट टू जीडीपी रेटियो 19.2% था। इस दौरान रुपए में लगभग 49% की गिरावट हुई है। डॉलर के महंगा होने के कारण देश में महंगाई की काफी बढ़ गई है। घरेलू वस्तुओं की कीमतों में लगभग मंत्री महोदय पैसा। सर एक मिनट मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। प्रश्न तो पूछो। प्रश्न पूछा सर, जो उन्होंने आंसर दिया है वो छोड़ के दिया, जो मेरे प्रश्न है उसके अनुसार नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सर। प्लीज पढ़ के बताओ। आप तो प्रश्न पूछे, एग्जिट प्रश्न। एक सेकंड में पढ़ रहा हूँ। रुपए के कमजोर होने से एक्सटर्नल डेट पर हर साल दिए जाने वाले ब्याज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका उत्तर नहीं मिला है सर। ओके।